नमस्ते किसान। आज हम लोग देख रहे हैं सौंफ की खेती। बहुत ही इजी, बहुत ही कम खर्च में, लो मेंटेनेंस एकदम, और काफ़ी किफ़ायती खेती है एकदम। अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की पहले हम बात करते हैं, फिर आगे कौन से खेत में ये रेडी होती है, इसको कैसे पौध कैसे तैयार किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, वो सारी भी बात करते हैं। तो हम यहाँ की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, अभी जो डिस्टेंस है ये 3 फीट की डिस्टेंस पे है। पर मैं आपको बता दूं, ये 3 से 3.5 या 4 फीट की डिस्टेंस पे भी जाएंगे तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें हम देखें कि फल कैसे आता है, सौंफ कहाँ पर और कैसे लगती है। ये पौधे लगाए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, नीचे से न्यू ब्रांच आ रही है, नई जितनी भी ब्रांच आएंगी, इसमें हर ब्रांच में सौंफ के गुच्छे लगते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्लावर, एकदम बहुत ही सुपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और ये सौंफ लगने का तरीका, ये इस तरह से सौंफ लगती है ये। और अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर है, तो जैसे जैसे इसको ठंड तेज होगी, ये इतनी ज़्यादा अच्छी, हेल्दी और बहुत ही पावरफुल दिखना स्टार्ट होंगी। और पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है ये। इसमें नए जो आ रहे हैं, इनको देखें अगर नई पत्तियों को, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा घनी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही एंट्री होती है, अगर अंदर आप कभी सौंफ के खेत में जाएंगे और जब फ्लावर आते हैं, तो बहुत दूर से ही एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर अभी तो मैंने बताया कि प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट में डिस्टेंस, इस तरह से जो प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये 2 फीट की डिस्टेंस पे है। तो ये तो सफिशिएंट, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बाय ड्रिप भी लगा सकते हैं, बाय बेड पर बनाकर भी लगा सकते हैं। इसमें और बहुत ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं और ड्रिप डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चीली खेती नहीं है। ये एक और सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं आपको, ये बहुत ज़्यादा खर्चीली खेती नहीं है। क्योंकि अगर आपको इसका पौधा रेडी करना है, तो थोड़ा सा सौंफ, अच्छे बड़े बड़े दाने, बोल्ड दाने, या फिर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको भिजवा भी देंगे। तो बोल्ड साइज के अच्छे दाने निकालो और उनको ज़मीन में डायरेक्ट ऐसे ही फेंक दो। ऊपर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट हम डालकर उसको रेडी करें, तो वो रेडी भी बहुत इजी हो जाता है। और जब रेडी हो जाता है, तो एक जगह पे 1 या 2 पौधे लगाने हैं केवल। और बारिश के टाइम में ही ये बहुत अच्छे से सक्सेस होती है, तो बारिश में ही लगती है। पर ठंडी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, अपने आप में बहुत डेवलपमेंट ले आती है। फर्टिगेशन में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। जनरली फास्फोरस, पोटेस और कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट है, वो अगर हम इसको देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। शुरुआती अवस्था में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। जितना स्लो चलेगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका उत्पादन आता है। उसके पीछे रीज़न है कि इसका जो स्टम होता है, ये तना, ये जितना ज़्यादा मोटा बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा अच्छा इसमें फुटाव होगा। और जितना फुटाव होगा, उतनी क्वांटिटी में सौंफ लगना स्टार्ट होगा। और ये जैसे जैसे फिर हाइट लेगा, वैसे ये सौंफ भी इसमें ज़्यादा मात्रा में लगता जाता है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत इजी है। जहाँ पर मैंने अभी आपको सौंफ बताया था, वो गुच्छे को केवल कट करना होता है और उसको धूप में या छाँव में, जैसे भी सुखाना हो वैसे सुखा लो, तो काफ़ी अच्छे से सौंफ बनकर रेडी हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ये पौधा कुछ ज़्यादा ही जल्दी इसने ग्रोथ ले ली थी, जो फ्लावर पे आ चुका था। इस वजह से हम देख रहे हैं ये काफ़ी लूज सा पौधा है। ये जैसे देख रहे हैं हम लोग सौंफ, यहाँ से कट करेंगे इसको, यहाँ से कट करने के बाद इसको सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आजकल मशीनरी आ चुका है जो इसको निकालने के लिए होता है। नहीं तो एकदम हम लोग जो पहले करते थे देसी तरीका, इसको डंडे से अच्छे से कूट लिया जाता था, तो ये क्लीन हो जाता है। इसमें इल्ली से कोई नुकसान नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है माहू से। इसमें माहू, तेला, चेपा जो जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में आता है। तो जनरली उसके लिए नीम ऑयल है, करंज ऑयल है, या फिर हम लोग जीवामृत, और ये जब कंटिन्यू यूज़ में ले लेते हैं तो शायद ये चीज़ें आना बंद हो जाती है। और उसके लिए भी हमारे पास कई सारे शेड्यूल हैं जो हम आपको बताएं तो उसको ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। साथ ही ये बहुत ज़्यादा तेज ठंडी होती है तब भी ख़राब हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोहरा या धुंध गिरना। उस समय में भी ये डिस्टर्ब होता है।
बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जितना ज़्यादा इसको एटमॉस्फेयर ठंडा मिलता है उसमें डेवलप भी होती है और उसी में ख़राब भी होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी चीज़ हो जाएगी, अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है और खूब लबालब पानी भरा हुआ है तो भी ख़राब होगा, बहुत तेज़ धूप रहेगी तो भी ख़राब होगा, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होगा तो भी ख़राब होगा। इसका एक नियम है जो प्रकृति ने इसे बना रखा है। जैसे नेचर की हम बात करें तो ये नेचर के अकॉर्डिंग भी वर्क होता है यहाँ पर। जैसे जो बहुत तेज़ धूप वाला महीना होता है बारिश के जस्ट बाद वाला, जिसे हमारे यहाँ पर जेठ आषाढ़ का धूप, सावन के बाद जो आता है सावन भादो कुंवार का महीना, तो कुंवार के महीने में बहुत तेज़ धूप होती है। वो जैसे ही क्रॉस होती है कि इसके अंदर फ्लावर्स काफ़ी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स और इन सब चीज़ों की कमी होती है तो थोड़ा सा स्लो या फिर कमज़ोर सा दिखेगा वो ज़रूर, और लगेगा भी उसमें स्लो ही। और उन चीज़ों को अगर हम मेंटेन कर लें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बड़ा लार्ज साइज़ में हम लोग सौंफ की खेती कर सकते हैं, और किफ़ायती भी है, रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और बहुत ये डिस्टेंस इतनी होने की वजह से हम लोग नेचुरली जो आजकल मल्चिंग होती है, आजकल नहीं वो तो नेचुरली है, जैसे कचरा हमारे आसपास कहीं पर मक्का का भूसा मिलता हो या फिर गन्ने की पराली हो, साल की पराली हो, जो भी हो, वो अगर हम डाल देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो घास भी नहीं होगी, नमी भी अच्छी लंबे समय तक बनी रहेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देगी। साथ में वो कंपोस्ट होगी तो बाद में वो भोजन के रूप में भी रेडी हो जाएगी। इसके साथ साथ कौन सी मिट्टी में ये अच्छी होती है, तो ये करीब हर तरह की मिट्टी में अच्छे से डेवलप होती है। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा कम पानी लगता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती है, वो भी एक बहुत अच्छा है। अगर हल्की भूरी मिट्टी हो, वहाँ पर मिट्टी फटती कम है पर उसमें नीचे मॉइस्चर कम रहता है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से डेवलप होगी, पर थोड़ा सा पानी की डिमांड वहाँ पर बढ़ती है। हल्की दोमट मिट्टी होगी, वहाँ पर कंटिन्यू पानी बार बार इसको देना होता है, पर बहुत बार नहीं, क्योंकि कोई सी भी फसल हो वो खुद अपने आप में बता देती है कि मुझे पानी या जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग बता देती है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सेशन था, आगे हम कई सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम सप्लाई में भी आ रहे हैं। अगर जैसे किसी को सौंफ लग रहा है तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे खाने के लिए, वेजिटेबल में, और जनरली जिस तरह से भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ला रहे हैं केमिकल फ्री घर में खाने के लिए। आज अगर हम बात करें तो कई सारे लोग होते हैं जो अच्छा पैसा कमाने के लिए कलर वगैरह सब कुछ करते हैं, नहीं बोलूँगा मैं डायरेक्ट परेशानी होगी, पर ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड भी करने वाले हैं जो कि आपको नेचुरली मिलने वाली है, बगैर कलर, विदाउट कलर से। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत, इन सब चीज़ों से ही ये ट्रीट कर रेडी हुआ है। और आगे हम लोग और इस पे अच्छी कुछ प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। साथ ही ये एक ऐसी खेती है जिसमें कई सारे मित्र इतने ज़्यादा बिल्ड होते हैं, इतने ज़्यादा बिल्ड, जैसे आज अगर हम देखें तो मधुमक्खी शायद मिलना बंद हो चुकी है, ये मधुमक्खी को बहुत ही पावरफुल तरीके से इनवाइट करती है। तो एक हमारा नेचर के साथ छेड़छाड़ जो हुई है ये उसको प्लस करती है, फिर से बढ़ाती है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा काम होता है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अभी तो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, पर यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छा मित्र होता है जिसे हम बोलते हैं मकड़ी। अब मकड़ी कैसे मित्र हुई, मकड़ी तो नुकसान करती है। तो मकड़ी खेतों में अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है, शाकाहारी और मांसाहारी। खेत में जितने भी मांसाहारी जीव है वो हमारे मित्र होते हैं। तो वो कैसे मित्र होते हैं, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे इल्ली है या फिर मक्खी, जो दूसरी कौन सी मक्खी जो इस फसल को नुकसान करती है, उनके लिए वो बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है। वो उन्हें अपने जाल में फंसाकर कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। और बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो उड़ते रहते हैं और पंख वाले, तितली या जो भी, तो वो तितली जैसे ही उसके पास आती है वो उसको पकड़ के ख़त्म कर देती। तितली क्यों बोला, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि तितली भी हमारी मित्र है। तो कुछ तितलियाँ हो सकती है मित्र भी हो, पर बहुत सारी तितलियाँ होती है जो अंडे देने के बाद वो इल्ली का रूप ले लेती है और वो फसल को नुकसान करती है। तो कोशिश करें, अगर हम लोग नेचुरली फार्मिंग पर जाएं
तो उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, और उसे आगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अप्लाई करें तो वो बहुत बेस्ट है हमारे लिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाने जाऊँगा, इसी में इन्होंने एक और खेती करी है। इसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग, टिंडा बो रखा है इसमें, ये जो लाइन से दिख रहा है बहुत छोटा छोटा सा अभी ये नया नया बोया हुआ है। थोड़ा सा तारीख में बताना भूल गया था, आज 19 अक्टूबर है और ये सौंफ तो रेडी होने लग गया है। साथ ही ये टिंडा लगा हुआ है, जितना भी आए उतना चलेगा। एक नाली में डला हुआ है और एक नाली पूरा खाली है, फिर एक नाली में है, फिर एक खाली है। तो बस ये इसका एक छोटा सा सेशन है। आगे हम और भी इससे रिलेटेड बहुत गहराई वाली कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि इसको कौन कौन से मोड में ले सकते हैं, बना सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरह से कम खर्च में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।